अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर से कैटालिसिस के टॉपिक को स्टडी करेंगे। दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कैटालिसिस क्या है? अ कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस which changes the rate of chemical reaction and remains chemically unchanged at the end of the reaction। यानी कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज करता है लेकिन खुद तब्दील नहीं होता। या कैटलिस्ट इंक्रीज करता है रिएक्शन रेट को या ये डिक्रीज करता है। द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड अ पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिसिस। इट मे बी सिंपली कॉल्ड एज कैटालिसिस। यानी वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, उसे हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं और उस प्रोसेस को हम पॉजिटिव कैटालिसिस भी कहते हैं। सो या सिंपली कैटालिसिस भी कहा जाता है। That catalyst which decreases the rate of reaction is called negative catalyst and the process is called negative catalysis। और जो कैटलिस्ट आपके रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं उन्हें हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं या नेगेटिव कैटालिसिस का अमल कहा जाता है। दैट सब्सटेंस विच इज़ नॉट अ कैटलिस्ट इटसेल्फ बट प्रमोट्स द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट इज कॉल्ड प्रोमोटर। यानी कैटालिसिस से हटकर एक प्रोमोटर्स होते हैं जो खुद कैटलिस्ट तो नहीं होते लेकिन रिएक्शन की एक्टिविटी को बूस्ट अप कर देते हैं, उन्हें प्रोमोटर्स कहा जाता है। इसके बरक्स कुछ होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। That substance which destroys the activity of the catalyst to speed up the reaction is called the poison and the process is called the catalytic poisoning। ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और स्पीड ऑफ रिएक्शन को भी कम कर देता है उसे हम पॉइजन कहते हैं और इस अमल को हम कैटालिटिक पॉइजनिंग कहते हैं। कैटालिसिस की बात की जाए तो दो टाइप्स होती हैं इसकी। एक होती है होमोजीनियस कैटालिसिस और एक है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इसके अलावा एंजाइम कैटालिसिस भी एक टाइप होती है। मेजर ये दोनों हैं, होमो और हेट्रो। होमोजीनियस कैटालिसिस नेम से इंडिकेट कर रहा है, होमो मीन सेम, जेनिस मीन्स फेस। यानी ऐसा कैटालिसिस यानी ऐसा कैटालिटिक प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट्स एंड द कैटालिस्ट आर इन द सेम फेज। अगर सेम फेज में हैं दोनों तो वो कैटालिसिस होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगा। लाइक एग्जांपल्स की अगर हम बात करें गैस फेज में जो एग्जांपल्स हैं होमोजीनियस कैटालिसिस की, लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन in the generous state NO and NO2 are used as catalyst in the lead chamber process for the manufacturation of sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरेशन में इन के ऑक्साइड्स का इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, जो कि कैटलिस्ट का काम करते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस के अंदर। और ये बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड की गैस को कन्वर्ट करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। अब अगर आप ये रिएक्शन देखें तो 2SO2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस 2SO3 और कैटलिस्ट है NO2। तो इन कंडीशंस में आपको रिएक्शन के साथ रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की फेजेस मस्ट लिखनी होती हैं। जैसे ये भी गैस फेज में है रिएक्टेंट्स और आपका कैटलिस्ट भी गैस फेज में है, दोनों एक ही फेज में हैं, तो ये होमोजीनियस कैटालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह वेपर्स ऑफ जो है एसिटल्डिहाइड आर डीकम्पोज इनटू मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वेपर्स ऑफ आयोडीन एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। अब ये एसिटल्डिहाइड है, आयोडीन के वेपर्स आपके पास अगर हैं तो ये आपके पास उनकी मौजूदगी में ये मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अब एसिटल्डिहाइड भी गैसियस फॉर्म में होती है और आयोडीन भी आपके पास गैसियस यानी वेपराइज फॉर्म में होती है, तो दोनों का फेज सेम है, इसीलिए हम उसे होमोजीनियस कैटालिसिस में स्टडी करते हैं। इसके बरक्स होता है जी हेट्रोजीनियस के हवाले से। ये तो आपने गैस फेज में देखा था, यानी गैसियस सिस्टम्स की हम बात कर रहे थे। ये होमोजीनियस कैटालिसिस आप सोल्यूशन फेजेस की एग्जांपल्स में देखें तो केन शुगर जब इसे हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स सल्फ्यूरिक एसिड। तो C12H22O11 plus H2O in the presence of sulfuric acid C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये दोनों आपके पास लिक्विड फेजेस हैं और ये भी सल्फ्यूरिक एसिड भी लिक्विड फेज है, तो ये होमोजीनियस कैटालिसिस में फॉल करेंगे और सोल्यूशन फेज की एग्जांपल में आएंगे। इथाइल एसीटेट इज हाइड्रोलाइज्ड टू एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस। यानी आपके पास इथाइल एसीटेट है CH3CO C2H5, उसकी आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं यानी वाटर उसमें आप ऐड करते हैं और एसिड कैटालिसिस की मौजूदगी में या बेस की मौजूदगी में यानी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव की मौजूदगी में ये एसिटिक एसिड CH3COH प्लस C2H5OH एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज़ अगेन कि अगर हम इसमें भी देखें तो रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की फेज़ की बात करें तो ये भी आपके पास जो है लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। नेक्स्ट है जी सेकेंड टाइप हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कैटालिटिक प्रोसेस
in which the catalyst has a different phase from the reactants is called the heterogeneous catalysis. So ऐसा catalytic process जिसमें catalyst का different phase हो reactant से, उसे हम heterogeneous catalysis कहते हैं. When the reacting substances are in the gaseous state and the catalyst is in the solid state, तो इसे हम contact catalysis कहते हैं. यानी इस कैटालिसिस का फ़र्क आप समझ चुके होंगे नाम से कि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और जीनियस होती है फॉर्म, और जिसमें कैटालिस्ट और रिएक्टेंट की फेज एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है, तो उन्हें हम हेट्रोजेनियस कैटालिसिस कहेंगे. और अगर कोई गैशियस स्टेट और आपस में सॉलिड स्टेट का एक कंपैरिजन हो रहा है तो हम उसे कॉन्टैक्ट कैटालिसिस भी कहते हैं. अब यही हेट्रोजेनियस कैटालिसिस गैशियस रिएक्टेंट्स में आप देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस बाय यूजिंग द प्लैटिनम मेटल. कॉन्टैक्ट है, ये आर नहीं आएगा इसमें. प्लैटिनम मेटल को यूज़ किया जाता है या वेनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज़ किया जाता है. व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो आपके पास क्या होता है कि 2SO3 प्लस ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेंगे. प्लैटिनम और वेनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में 2 सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ये क्रिएट करता है. जिस तरह से ये आपके पास पहला केस आ गया. सेकेंड जी, एल्केन्स आर हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम. प्लैटिनम आर निकल, यानी आपके पास अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन की जाती है किसी भी ज़राए से, तो उसमें इथीन में आप हाइड्रोजन ऐड करें तो प्लैटिनम, प्लैटिनम और निकल तीनों में से कोई भी आप एलिमेंट यूज़ करें एज अ कैटलिस्ट, तो ये आपके पास डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इसे इथेन में कन्वर्ट कर देगा. सवाल यहाँ पर ये है कि आपके ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अगर आप फेजेस देखें तो रिएक्टेंट गैशियस स्टेट में है यहाँ पर भी, ऊपर वाले रिएक्शन में भी और इस रिएक्शन में भी, और जो आपका कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज में है. थर्ड है जी, मैन्युफैक्चरेशन ऑफ अमोनिया बाय द हेबर्स प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ फाइनली डिवाइडेड आयरन एज अ कैटलिस्ट. इसमें N2+3 आयरन की मौजूदगी में 2NH3 प्रोड्यूस करता है. तो ये आपके पास नाइट्रोजन भी इसमें गैशियस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैशियस स्टेट में है, और ये आयरन आपके पास सॉलिड स्टेट में. तो इस तरह से हेटेरोजेनियस कैटालिसिस को हम जस्टिफाई करते हैं. फोर्थ में, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू गेट नाइट्रोजन ऑक्साइड. द कैटलिस्ट यूज फॉर दिस ऑक्सीडेशन इज प्लैटिनम गैस. अब अमोनिया है, उसमें ऑक्सीजन आप डाल रहे हैं, प्लैटिनम सॉलिड कैटलिस्ट है. दी एसिटोफिनॉन आपके पास बेसिकली यहाँ पे नॉर्मली यूज़ होता है. तो उसमें साथ ही ये आपके पास वाटर जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर क्रिएट हो रहा है. तो आपका ये जो रिएक्टेंट है यहाँ पे गैशियस फेज में, प्लैटिनम सॉलिड फेज में. इसी तरह हेटेरोजेनियस कैटालिसिस लिक्विड रिएक्टेंट्स के साथ भी इनके डिफरेंट फेजेस हैं. यानी व्हेन एसिटाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद द बेंजीन, तो हम एसिटोफिनॉन हासिल करते हैं. और AlCl3 इज द सॉलिड कैटलिस्ट फॉर दिस सेक्शन. बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन द लिक्विड स्टेट. लाइक बेंजीन आपके पास लिक्विड स्टेट में है, C6H6, और CH3COCl ये आपके पास भी अगेन लिक्विड स्टेट में है, एसिटाइल क्लोराइड. और एल्यूमिनियम क्लोराइड ये आपका सॉलिड कैटलिस्ट है. तो ये बनेगा आपके पास C6H5COCH3, यहाँ से Cl और H मिलकर HCl बना देंगे. होमोजेनियस कैटालिसिस विद सॉलिड रिएक्टेंट्स. सो सॉलिड रिएक्टेंट्स के साथ देखें तो ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट विच इज अ सॉलिड सब्सटेंस, एंड मैंगनीज ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ सॉलिड कैटलिस्ट. तो क्योंकि AClO3 ये भी सॉलिड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड ये भी आपका जो है सॉलिड है, तो दोनों सॉलिड हैं, तो ये आपके पास KCl और ऑक्सीजन बना रहे हैं. तो ये वो वाहिद एग्जांपल है जो कैटालिसिस की सॉलिड फेज की एग्जांपल आपके पास आती है. इसी तरह आपके पास आ जाएगा क्राइटेरिया की. अगर हम बात करें कैटालिसिस का आप कितना देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका ट्रेंड है और क्या क्या क्राइटेरिया है. तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि जैसे कि नंबर 1 पे आप इसमें फ़ीचर्स की अगर हम बात करें तो अभी प्रोसेस तो आपने होमो और हेट्रो देखा. फीचर्स में हम ये देखेंगे नंबर 1, द मास एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. यानी ना तो आपकी कैटलिस्ट का मास बदलता है, ना ही उसकी कंपोजिशन में कोई फ़र्क आता है रिएक्शन के इवन कंप्लीट होने के तक. The granules of the manganese oxide are converted to fine powder. हाँ, मैगनीज ऑक्साइड के जो छोटे छोटे ग्रैनुल्स होते हैं वो ये हो जाता है कि वो अपनी फेस चेंज कर लेते हैं वाइल प्रिपेयरिंग ऑफ द ऑक्सीजन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3. इसका कतन मतलब ये नहीं है कि उसकी मास या उसकी कंपोजिशन में कोई फ़र्क आ रहा है, जस्ट उसकी जो शेप है वो डी शेप हो गई है. सेकेंड है, कैटलिस्ट इज जनरली रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी डिकम्पोज बाई यूजिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लैटिनम. कैटलिस्ट जो है वो एक स्मॉल अमाउंट में यूज़ करें तो वो इफेक्टिव होता है, काफ़ी होता है. यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर आपने डिकम्पोज करवाना है तो थोड़ा सा प्लैटिनम ही रिक्वायर्ड है. रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट आर नीडेड टू गिव अ सफिशिएंट स्पीड टू द केमिकल रिएक्शन. कुछ हद तक ही क्वांटिटी चाहिए होती है कैटलिस्ट की कि वो इतनी स्पीड फ्राहम कर दे आपके रिएक्शन को कि वो इनिशिएट कर सके.
Catalyst can act more efficiently या effectively when used in the finely divided form, यानी आपके पास इसका असर और इसका इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप इसे फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में यूज़ करते हैं. फाइनली डिवाइडेड निकल कैन डू बेटर हाइड्रोजनेशन देन कोलाइडल वन. सो ये आपके पास इसका एक फीचर है. Next is your catalyst changes the rate of forward and reverse steps for the reversible action. It does not change the equilibrium position. It lowers the energy of activation and gives a new path to the reaction. कैटलिस्ट फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन को उसकी स्पीड को बढ़ाता ज़रूर है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता, और ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है और नया पाथ फराहम करता है रिएक्शन को कि वो प्रोसीड कर सके. कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ दोज रिएक्शंस व्हिच आर थर्मोडायनेमिकली फिजिबल. कैटलिस्ट उन रिएक्शंस की स्पीड को भी बढ़ाता है जो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल होते हैं, बट मोस्टली इट कैन नॉट स्टार्ट द रिएक्शन, लेकिन रिएक्शंस को स्टार्ट नहीं करता. But it has also been noticed that a catalyst can initiate reactions. लेकिन ये thermodynamically उसकी स्पीड बढ़ाता है. Catalyst is always specific in its action. अपने एक्शन में ये स्पेसिफिक होता है. Different catalyst can bring about completely different reactions for the same substance. अगर आप एक ही सब्सटेंस पर डिफरेंट कैटलिस्ट को अप्लाई करेंगे तो वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो इसीलिए आपके पास इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत अहम है. When we change the temperature of the chemical reaction, the rate of the reaction alters because the rise in temperature also increases the activity of the catalyst. यानी आप केमिकल रिएक्शन का जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिविटी भी आपके पास कैटलिस्ट की बढ़ती है. तो ये फीचर्स थे. अब हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और कैटालिसिस पर. दो थेरीज हैं इस हवाले से, एक है कोलियन थेरी और दूसरी है थेरी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. Both these theories convince us that the reactions occur due to the collision of the molecules of reactants. And the second most important condition for the reaction to take place is the possession of energy more than the average energy, which is just sufficient to make a collision fruitful. यानी दो बातें अहम हैं. पहली बात जो ये थेरी कन्विंस करती है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो उनके दरमियान रिएक्शन होता है वो तसादम के तहत होता है, कोलियन के थ्रू होता है. और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो भी कोलियन तभी पॉसिबल है कि अगर आपके मॉलिक्यूल के पास एवरेज एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी उसके पास मौजूद हो, कि वो एक फ्रूटफुल कोलियन कर सके, तो जाकर रिएक्शन पॉसिबल है. उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं. द मॉलिक्यूल्स विच आर एक्टिवेटेड गिव एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. जो मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और वो बाद में वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक होता है, और इस प्रोसेस के अंदर ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है. तो इस तरह से आपके पास ये प्रोसेस प्रोसीड करता है. In order to have a greater number of fruitful collisions, we should increase the temperature so that comparatively larger number of the reactant molecules may be able to cross the barrier. जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बढ़ेगी और ज़्यादा तसादुम यानी कोलियन बढ़ेगा, तो आपके पास ज़्यादा चांस है कि रिएक्शन रेट बढ़े. When a catalyst is added to a chemical reaction, then it lowers the energy of activation and gives a new mechanism to the reaction. In this way, the number of effective collisions increases at the same temperature at which less number of collisions would have taken place in the absence of catalyst. अब एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है, अगर आप इस ग्राफ को देख सकते हैं जिसमें आप जो एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं. ये जो टॉप वाली लाइन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट जब आपके पास इस हिल को क्रॉस करते हैं और सी और डी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप अगर इनका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ऊपर तक देखें तो ये काफ़ी सारा फासला जो एक्टिवेशन एनर्जी EA1 से डिनोट किया गया है ये तय कर रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड स्टेप इन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, और EA आपके पास 1 था ये. इसी तरह EA2 इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड स्टेप इन द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, जब आपने कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं किया. जब आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो मैकेनिज्म चेंज हो गया. कैसे चेंज हो गया कि जब आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो उसी रिएक्शन सिस्टम को एक नया पाथ मिल जाता है जहाँ से वो फर्दर अपना रिएक्शन इनिशिएट कर सकता है. सो आप देख सकते हैं कि जो हम कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं उससे आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई. अब वही रिएक्शन कम टाइम में वही प्रोडक्ट बनाकर दे रहा है जो विदाउट कैटलिस्ट ज़्यादा टाइम ले रहा था. सो अब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को अगर आप देखें तो ये फॉरवर्ड स्टेप के लिए EA1 यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड स्टेप इन द कैटालाइज्ड रिएक्शन, और EA2 इज़ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड स्टेप इन द कैटालाइज्ड रिएक्शन. सो ये आपके पास एक तो बिहेवियर होता है एक्टिवेशन एनर्जी का. दिस शोज दैट द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट मेक्स अ रिएक्शन गो फास्टर, यानी तेज़ी से रिएक्शन की स्पीड देगा व्हेन अदर कंडीशंस आर सेम.
सो कैटलिस्ट एक्टिवेट कर देता है। थेरीज ऑफ कैटालिसिस की अगर हम बात करें तो दो थेरीज हैं जो हमें मोड ऑफ एक्शन के बारे में बताती हैं कि कैटालिस्ट किस तरह से मूव कर रहे हैं या इनका क्या बिहेवियर है। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थेरी और दूसरी है एड्जॉर्प्शन थेरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थेरी हमें क्या बताती है? दिस थेरी एक्सप्लेन्स द फिनोमेना ऑफ कैटालिसिस फॉर होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शंस, यानी एक फेज वाले रिएक्शंस के बारे में ये आइडेंटिफाई करके बताती है। Here we propose that a catalyst forms an intermediate compound with one of the reactant, यानी हम इस थेरी के मुताबिक ये एज्यूम करते हैं कि कैटलिस्ट इंटरमीडिएट बनाएगा किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ, एंड दिस इंटरमीडिएट इज़ हाईली रिएक्टिव, और वो इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा और वो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा और रिलीज कर देगा कैटलिस्ट को। द कैटलिस्ट ड्यूरिंग इट्स रिलीजिंग मेक द प्रोडक्ट। सो एक्स सपोज कर लेते हैं इन कंडीशंस के साथ कि एक्स और वाई हमारे रिएक्टेंट्स हैं और जेड हमारा कैटलिस्ट है, और ओवरऑल रिएक्शन आप देख सकते हैं एक्स और वाई जेड कैटलिस्ट की मौजूदगी में प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब इंटरमीडिएट बनेगा तो आपके पास डायरेक्शन कैन बी रिटन एज कि ए, लेट्स सपोज उसने जेड के साथ कंबाइन करके इंटरमीडिएट बना दिया, और ए जेड जो आपके पास है वो एक तरफ हो गया, और वाई आकर आपके पास, अगर आप जेड ने के साथ कैटलिस्ट इंटरमीडिएट बनता हुआ देख रहे हैं तो वही इंटरमीडिएट आपके पास अब दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, यानी वाई के साथ। तो अब ये ए जेड जो है वाई के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बना देगा, और साथ खुद कैटलिस्ट एट द एंड जो है अपीयर हो जाता है। तो इस तरह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन नंबर 2 एंड 3 आर वेरी लो एज कम्पेयर टू रिएक्शन नंबर 1, हेंस द रिएक्शन इज फास्टर इन द प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। पहले में तो आपने कोई सिंपल काम किया था, 2 और 3 में एनर्जीज बहुत लो हो गई, और कंपेयर टू द 1 इस रिएक्शन तेज़ी से काम किया बाय मेकिंग एन इंटरमीडिएट। इसे हम इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं। देन एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो फ्राइडल-क्राफ्ट का अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन का फिनोमेना है, जिसमें CC6 प्लस CHCl3 AlCl3 C6H5CH3 प्लस HCl, ये मैकेनिज्म BC के थ्रू होता है, यानी आपके पास ये मिथाइल क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट पहले मिलते हैं और इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं विद पॉजिटिव नेगेटिव साइंस के साथ, और फर्दर फिर काम तेज से होता है। When nitric oxide acts as a catalyst for the oxidation of SO2 to SO3, then NO2 is produced as an intermediate which supplies oxygen to SO2। तो SO2 और O2 मिलकर SO3 बनाते हैं NO2 की मौजूदगी में, NO की मौजूदगी में। इस तरह NO प्लस O2 ये दोनों मिलकर आपके पास पहले क्या कर रहे हैं, NO और O2 मिलकर ये NO2 इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहे हैं। वो फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड आगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ यानी दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। इसी तरह डाइथाइल ईथर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द इथाइल अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट। अब ये एथेनॉल है, दोनों एथेनॉल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, डाइथाइल ईथर और वाटर बना रहे हैं। एथेनॉल एक दफ़ा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास इंटरमीडिएट बनाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। वही इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट अब दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और आपका डाइथाइल ईथर और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कैटालिस्ट है वो रिकवर करेगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन नंबर 2 एंड 3। ये सारे फिनोमेनाज आप देख रहे हैं। ये तो थी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। दूसरी है एड्जॉर्प्शन थ्योरी। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द कैटालिटिक प्रोसेस फॉर द हेटेरोजेनियस सिस्टम। ये हेटेरोजेनियस सिस्टम को एक्सप्लेन करती है। इन दिस प्रोसेस द सॉलिड कैटलिस्ट एड्जॉर्ब द रिएक्टेंट्स ऑन इट्स सरफेस, यानी जो कैटलिस्ट है वो आपके रिएक्टेंट की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाता है। 4 स्टेप्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। लेट अस सपोज वी हैव अ जनरल रिएक्शन X प्लस वाई और कैटलिस्ट की मौजूदगी में वो प्रोडक्ट बना रहा है। तो वो 4 स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1, पहला स्टेप, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट X एंड Y स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट एंड दिस कैन हैपन द फिजिकल एड्जॉर्प्शन और द केमिकल एड्जॉर्प्शन। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन दिखाई जा रही है निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो पहले स्टेप में क्या हुआ है वही आप समझ लेंगे, एक्स वाई हैं आपके, ये सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट पर आकर जो है अटैच हो रहे हैं और ये आपका एक एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना हो रहा है। सेकेंड स्टेप है जी, दोज पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स X and Y which are adjacent to each other join with each other to form an intermediate complex. This complex exists for only very short time। अब ये आपके पास कॉम्प्लेक्स थोड़े टाइम के लिए उसने अपनी बॉन्डिंग ब्रेक करके कॉम्प्लेक्स के साथ जो है एक इंटरमीडिएट बना लिया। थर्ड है जी, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेज टू गिव द प्रोडक्ट and the molecules of the product are also absorbed on the surface of the solid catalyst to form a partial chemical bonds। अब यहाँ पे थर्ड में क्या हो गया कि वही मॉलिक्यूल ने आपके बॉन्डिंग कर ली और वो इस तरह से आपके पास निकल के साथ ये जो पहले कॉम्प्लेक्स बना है वो अब आपके मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर बॉन्डिंग कर रहा है, केमिकल बॉन्ड्स बना रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ द प्रोडक्ट लीव द सर्फेस ऑफ द कैटलिस्ट अंडर द प्रोसेस ऑफ द adsorption desorption since the products are stable then X and Y so they can exist independently। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास यहाँ से जो पहले कॉम्प्लेक्स बना था वो कॉम्प्लेक्स अब ब्रेक होगा
सिर्फ इस निकल ने सपोर्ट किया है रिएक्शन को प्रोसीड करने में, और ये आपके पास आके अब डीजॉप हो गया है और इंडिपेंडेंट हो गया है एक्स वाई आपके पास अलग, और ये आपकी जो कैटालिसिस काम था वो मुकम्मल हो गया। सो इस तरह से हमारे पास ये बेसिकली फिनोमेना होता है एब्जॉर्प्शन थ्योरी के थ्रू। एसिड बेस कैटालिसिस, दिस थ्योरी ऑफ कैटालिसिस कैन एक्सप्लेन दोज रिएक्शन विच आर कैटालाइज, यानी वो एसिड से या बेस से या दोनों से कैटालाइज होते हैं, तो वो हम इनमें देखते हैं। एसिड्स हमें मोस्टली हाइड्रोजन आयंस देते हैं और बेसिस हाइड्रोक्सिल आयंस। इसमें एग्जांपल जो आएंगी वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल कैन बी कैटालाइज्ड बाय एन एसिड एंड बेस, या कीटोएनोल की टॉटोमेरिज्म in the presence of an acid, cane sugar की hydrolysis of into glucose and fructose in the presence of an acid, तो ये हम इसमें देखते हैं। जनरल एसिड कैटालिसिस इज नॉट ओनली H पॉजिटिव आयंस विच कैन डू द एसिड कैटालिसिस, तमाम वो स्पीशीज जो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं वो एज अ कैटालिस्ट एक्ट करते हैं, लाइक एसिटिक एसिड, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, ये सब एज अ कैटालिस्ट ही एक्ट करेंगे। तमाम वो स्पीशीज जो एक्सेप्ट करती हैं वो बेसिस होती हैं, लाइक OH नेगेटिव एसिटेट आयन है या वाटर है, और ये एज अ कैटलिस्ट भी एक्ट करती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस क्या होता है कि व्हेन हाइड्रोजन आयन हैज़ टू एक्ट एज एन एसिड, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अटैक करेगा और पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स को चेंज कर देगा। लाइक ये आपके पास देख सकते हैं आप, एसीटोन है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनोलिक कंपाउंड में इन द वैरायटी ऑफ वेज। लाइक ये आपके पास आपने एसिड कैटलिस्ट प्रोवाइड किया तो ये आपके पास बॉन्ड जो हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेक्स्ट में ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये टॉटोमराइज फॉर्म में आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड ये इनोल बन गया है, ओल यानी अल्कोहल का ग्रुप और डबल बॉन्ड इनोल, साथ H पॉजिटिव के आयंस आपके पास फिर क्रिएट हो रहे हैं। इन बेस कैटालिसिस हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेप्ट्स प्रोटॉन टू गिव एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विच डिकम्पोजेस टू गिव द प्रोडक्ट हाइड्रोक्सिल आयन इज रीजनरेटेड। लाइक इस चीज़ में आप देखें तो उस बेस का भी कुछ इसी तरह का बिहेवियर है। नाइट्रामाइड NH2NO2 को कहते हैं, ये डिकम्पोज होगा N2O और H2O में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस OH नेगेटिव एज अ कैटलिस्ट। तो ये आप देख रहे हैं नाइट्रामाइड जो है बेस की मौजूदगी में वाटर और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया और फर्दर वो टूट कर नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन यानी बेस कैटलिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो दिस इज दी बेसिकली एसिड बेस कैटलिस्ट एंड वैरायटी ऑफ कैटलिस्ट। This is all about for today. Best of luck.